गुड मॉर्निंग बीए सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। जनसंख्या का सिद्धांत हम पढ़ रहे थे, माल्थस की बात कर रहे थे। और माल्थस का जो जनसंख्या का सिद्धांत है वो बहुत प्रसिद्ध है। उन्होंने एक अपने ऐसे में, जो उनका ऐसे था, द प्रिंसिपल्स एन ऐसे ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन, उसमें उन्होंने इसके बारे में लिखा था। और 1798 में लिखा था, 1798 में। और ये बड़ा ही मतलब इनका जो जनसंख्या का सिद्धांत है माल्थस का, सबसे ज़्यादा माल्थस को पॉपुलैरिटी भी इसी सिद्धांत ने दी और ज़्यादा विवादग्रस्त भी किया। और माल्थस से पूर्व जो अधिक जनसंख्या को ही हितकारी माना जाता था। माल्थस ने ही कहा था कि अगर ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी तो नेचुरल चेक्स लगने लग जाएंगी, प्राकृतिक आपदाएं विपदाएं आएंगी। जैसे कोरोना के संदर्भ में अपन कह सकते हैं कि आज जो जिस तरह की आपदा विपदा आ रही है, जिस तरह की महामारी ये चालू हुई है, एपिडेमिक है, पेंडेमिक है, तो ये इससे पॉपुलेशन अपने आप नेचुरल चेक्स कहलाता है, प्राकृतिक रूप से ये हो रहा है। तो माल्थस से जो पूर्व था ये कहा जाता था कि जनसंख्या बहुत हितकारी है, इंटेलिजेंट लोगों की जनसंख्या को तो बढ़ते रहने देना चाहिए, और मूर्खों की जनसंख्या को, प्लेटो ने कहा था कि मूर्खों की जनसंख्या को जीने का कोई अधिकार नहीं है। और वणिकवादी विचारक भी अधिक जनसंख्या को देश की प्रगति में लाभदायक मानते थे। प्रकृतिवादी जनसंख्या में किसी प्रकार का हस्तक्षेप पसंद नहीं करते थे। तो क्योंकि उनका मत था कि प्राकृतिक विधान से जनसंख्या नियंत्रित होती है। गॉडविन ने 1793 में प्रकाशित अपनी पुस्तक पॉलिटिकल जस्टिस में एक उज्जवल भविष्य की कल्पना की थी। माल्थस के पिता भी गॉडविन के विचारों से सहमत थे, परंतु माल्थस आशावादी नहीं थे। उनका कहना था कि यदि जनसंख्या को इसके प्राकृतिक रूप में बढ़ने दिया जाता है तो कुछ समय पश्चात देश में जनाधिक्य की भयावह स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जो मैंने अभी अभी आपको बताया कि वो इस मत से थे। जनसंख्या का सिद्धांत की कुछ मान्यताएं हैं, जैसे कि मनुष्य की काम वासना स्थिर और अवश्यंभावी है, काम वासना एवं संतानोत्पत्ति में प्रत्यक्ष संबंध है, आर्थिक समृद्धि एवं संतानोत्पत्ति के मध्य प्रत्यक्ष एवं धनात्मक संबंध है, मनुष्य के जीवित रहने के लिए खाद्यान्न आवश्यक है, कृषि में उत्पत्ति ह्रास नियम क्रियाशील रहता है। तो ये 5 मान्यताएं हैं। जैसे क्या बताया मैंने, मनुष्य की काम वासना स्थिर और अवश्यंभावी है। दूसरा है काम वासना एवं संतानोत्पत्ति में प्रत्यक्ष संबंध है। तीसरा है आर्थिक समृद्धि एवं संतानोत्पत्ति के मध्य प्रत्यक्ष एवं धनात्मक संबंध है। और चौथा है मनुष्य के जीवित रहने के लिए खाद्यान्न आवश्यक है। और पांचवा है कृषि में उत्पत्ति ह्रास नियम क्रियाशील रहता है। कृषि में उत्पत्ति ह्रास नियम क्रियाशील रहता है, इसका अर्थ यह हुआ कि एक ज़मीन पर हम बराबर नए नए लेबर को लगाते जा रहे हैं, लेकिन एक सीमा तक ही उत्पादन बढ़ सकता है। उसके बाद में अगर हमने लेबर लगाया तो वो जो उत्पादन है वो उस भूमि का उत्पादन नहीं बढ़ेगा, बल्कि उसमें वो उत्पादन कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर लगाए हुए, जैसे मान लीजिए 10 श्रमिक ही ज़रूरत हैं, 1 एकड़ बीघा है मान लो, और उसमें मान लीजिए 10 श्रमिक की ज़रूरत है। अगर हमने 11वां लगाया तो 11वां लगाते ही उसमें आपका वो उत्पादन की जो वृद्धि है वो घटती दर से, मतलब वृद्धि होती रहेगी लेकिन बहुत घटती दर से। तो पता चलेगा कि वहाँ पे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, यानी कि छुपी हुई बेरोजगारी, यानी कि वो लोग काम तो कर रहे हैं लेकिन हो सकता है कि वहाँ ऑलरेडी काम करने वाले लोगों के साथ में वो इस प्रकार से अपनी एनर्जी डी एनर्जाइज कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा हो गए हैं एक जगह पर, तो सरप्लस हो गया है, और सरप्लस होने से उत्पादन नहीं बढ़ेगा। तो लेबर सरप्लस होने से उत्पादन नहीं बढ़ेगा। तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कृषि में भी उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। तो इन उपयुक्त जो मानता है इसी के आधार पर माल्थस ने कहा था कि यदि जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं रखा जाता है तो वो गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ती है और जीवन निर्वाह के साधन हमेशा अंकगणितीय श्रेणी में बढ़ते हैं। तो ये जिन्होंने भी मैथमेटिक्स पढ़ी हुई है वो तुरंत समझ जाएंगे कि गुणोत्तर श्रेणी क्या होता है और अरिथमेटिक श्रेणी क्या होता है। फिर भी आप लोगों का ये होमवर्क है कि एक बार आप स्वयं भी प्रयास करें, क्योंकि इकोनॉमिक्स में मैथमेटिक्स बहुत ज़रूरी है, आगे बहुत सारे शब्दों में आएगा। एक बार प्रयास कीजिए कि इसका क्या मतलब होता है। और मैं वर्कशीट जो मैं आपको दे रही हूँ, असाइनमेंट दे रही हूँ, उसमें पूछूंगी आप लोगों से। तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिए, क्योंकि यही इसका एक बहुत ही बड़ा आधार है इस पूरी सिद्धांत का, जिसके आधार पर इस सिद्धांत की बहुत अच्छी मतलब इसको प्रासंगिक भी माना गया है, क्योंकि कोरोना के समय में आज यह चीज़ सामने दिखाई दे रही है।
तो कि उत्पादन तो उतनी गति से नहीं बढ़ता, लेकिन जो पॉपुलेशन है वो गुणोत्तर श्रेणी से, यानी कि 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, या ये भी कह सकते हैं कि 2 से 4, 4 से 16, 16 से फिर 8 गुना, तो इस तरह से बढ़ती हुई चली जाती है पॉपुलेशन। और जीवन निर्वाह के साधन तो 1, 2, 3, 4, आप प्लस में आप करते जाइए, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, तो आप प्लस में अंक गणितीय तरीके से बढ़ती है। तो सिद्धांत के निष्कर्ष अथवा प्रमुख विशेषताएं क्या रही कि माल्थस के जिस सिद्धांत की प्रमुख बातें ये निम्नलिखित हैं कि जनसंख्या की वृद्धि दर। माल्थस का विचार था कि मनुष्य में संतानोत्पत्ति की असीम शक्ति होती है, यदि इस प्रवृत्ति पर किसी प्रकार की रुकावट नहीं हो तो किसी देश की जनसंख्या में वहाँ के खाद्यान्नों से ज़्यादा तेज़ गति से जनसंख्या बढ़ने लग जाती है, खाद्य पदार्थ तो बहुत धीरे से बढ़ते हैं। तो माल्थस ने कहा कि जनसंख्या ज्यामितीय गुणोत्तर श्रेणी से बढ़ती है, यानी कि 1 से 2, 2 से 4, 8 से 16, 16 से 32 के अनुपात में बढ़ती है तथा वर्ष की अवधि में दुगनी हो जाती है। और जनसंख्या फिर खाद्य सामग्री की वृद्धि दर, किसी भी देश में जनसंख्या उस देश में उपलब्ध खाद्य सामग्री अर्थात जीवन निर्वाह के साधन द्वारा निर्धारित होती है। माल्थस के अनुसार कृषि में क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम की क्रियाशीलता के कारण खाद्यान्नों में वृद्धि दर अनुकूल परिस्थिति में अंकगणितीय दर से, यानी 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 में बढ़ती है। जनसंख्या का सिद्धांत में एक बात और है कि जनसंख्या और खाद्य सामग्री में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। माल्थस का मत था कि जीवन निर्वाह साधनों व जनसंख्या में वृद्धि का अनुपात भिन्न भिन्न होने से दोनों में असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा। उन्होंने बताया कि खाद्यान्न की पूर्ति जनसंख्या की तुलना में कम अनुपात में बढ़ती है और 200 वर्षों के बाद में जनसंख्या व खाद्य सामग्री का अनुपात 256:9 एवं 300 वर्षों के बाद 4096:3 13 हो जाता है और 2000 वर्ष बाद दोनों में अंतर का हिसाब लगाना ही असंभव हो जाता है। तो ये चीज़ें अभी भी घट रही हैं। जनसंख्या का सिद्धांत में एक और बात है कि जनसंख्या की वृद्धि पर अवरोध या रुकावटें। माल्थस के अनुसार जनसंख्या में होने वाली तीव्र गति से वृद्धि को 2 तरीकों से रोका जा सकता है। नंबर 1 कृत्रिम अवरोध या प्रतिबंधक अवरोध, दूसरा है प्राकृतिक या नैसर्गिक अवरोध। तो कृत्रिम अवरोध में अपन ये जो फैमिली प्लानिंग के जितने भी तरीके हैं वो अपना करके हम लोग मानवीय अवरोध या निवारक अवरोध भी इनको कहते हैं, इनमें वे सभी उपाय सम्मिलित किए जाते हैं। जैसे मनुष्य अपने विवेक का प्रयोग करके जन्म दर को रोकने का प्रयास करे। इसमें भी जैसे 2 नैतिक प्रतिबंध अर्थात संयम, ब्रह्मचर्य, बड़ी उम्र में शादी आदि करें। सेकेंड है कृत्रिम साधन जैसे संतति निग्रह का प्रयोग, जैसे गर्भपात, गर्भ विरोधी विधियों का प्रयोग, ये आदि माल्थस ने इसे पाप भी माना है। माल्थस ने नैतिक प्रतिबंधों पर ज़्यादा जोर दिया। प्राकृतिक या नैसर्गिक अवरोध में इस प्रकार के अवरोध स्वयं प्रकृति द्वारा लगाए जाते हैं, जैसे अकाल, महामारी, भूकंप, और ये हो रहा है, आप भी देखिए, बाढ़, प्राकृतिक आपदाएं, दैवी प्रकोप आदि, इन्हें माल्थस ने कष्टों की संज्ञा दी है। इन प्रतिबंधों के कारण मृत्यु दर ऊंची होने से जनसंख्या में कमी होती है, परिणाम स्वरूप जनसंख्या व खाद्यान्न में पुनः संतुलन स्थापित हो जाता है। पर यह संतुलन अल्पकालीन होता है क्योंकि मनुष्य की संतानोत्पत्ति की इच्छा से पुनः जनसंख्या बढ़ने लगती है। प्राकृतिक प्रतिबंध पुनः क्रियाशील हो जाते हैं, परिणाम स्वरूप जनसंख्या का खाद्यान्नों के साथ संतुलन स्थापित हो जाता है। इन घटनाओं का यह कुचक्र चलता रहता है, इसे माल्थुसियन चक्र कहते हैं। तो माल्थुसियन चक्र पर आपके पास में 2 या 4 नंबर का प्रश्न आ सकता है कि व्हाट इज माल्थुनियस सर्कल। सो दिस यू कैन से, ये आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि माल्थुसियन चक्र क्या है। तो ये आप कह सकते हैं कि जैसे जिसमें मतलब संतुलन अल्पकालीन होगा, फिर मनुष्य की संतानोत्पत्ति इच्छा, फिर जनसंख्या बढ़ने लगेगी, फिर प्राकृतिक प्रतिबंध पुनः क्रियाशील हो जाएगा, फिर परिणाम स्वरूप जनसंख्या का खाद्यान्नों के साथ संतुलन स्थापित हो जाता है, फिर घटनाओं के फिर ये इस तरह से होता चलेगा, मतलब प्राकृतिक आपदाएं आती जाएंगी, फिर संतुलन हो जाएगा, फिर असंतुलन हो जाएगा। तो ये इस तरह से इसको माल्थुसियन चक्र कहते हैं। और जनसंख्या का सिद्धांत जो है अति जनसंख्या, नैसर्गिक प्रतिबंध और जनसंख्या, इस प्रकार से ये माल्थुसियन चक्र को एक्सप्लेन किया जाता है। आप देखिए, जनसंख्या से अति जनसंख्या हुई, जनसंख्या से नैसर्गिक प्रतिबंध लग रहे हैं, फिर वापस संतुलन हो गया, फिर वापस अतिरिक्त जनसंख्या हो गई, तो इसको कहते हैं। तो इस प्रकार माल्थस का विचार था कि अन्य प्राणियों की भांति मनुष्य में भी अपनी जाति को बढ़ाने का तीव्र व स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। यदि इसे स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो जनसंख्या वृद्धि खाद्यान्न वृद्धि की तुलना में अधिक बढ़ती है। तो परिणाम स्वरूप खाद्यान्न वृद्धि के साथ जनसंख्या की वृद्धि के साथ संतुलन रखने के लिए प्राकृतिक प्रकोप जैसे बाढ़, भूकंप, युद्ध, बीमारी, अकाल आदि सक्रिय शक्तियां कार्य करती हैं। जब तक जनसंख्या व खाद्य वृद्धि में संतुलन स्थापित नहीं हो जाता, माल्थस के सिद्धांत को हम एक चार्ट या सारांश के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे मैंने इधर देखा है, लिखा है, माल्थस का
जनसंख्या का सिद्धांत, जनसंख्या की वृद्धि ज्यामितीय दर से और खाद्य सामग्री की वृद्धि अंकगणितीय दर से। जनसंख्या व खाद्यान्न पूर्ति में असंतुलन और फिर इस असंतुलन को दूर करने के क्या उपाय हैं? नैसर्गिक प्रतिबंध और दूसरी तरफ है निवारक प्रतिबंध। नैसर्गिक प्रतिबंध कौन से हैं? बाढ़, अकाल, महामारी, युद्ध, भूकंप आदि, ये प्राकृतिक भी हो गए हैं। और निवारक प्रतिबंध यानी कि ब्रह्मचर्य का पालन, देर से शादी, संयम में रहना, नैतिक नियंत्रण। तो ये बेसिकली दिस इज़ एक्चुअली ऑल माल्थुसियन थ्योरी, माल्थुसियन सर्कल, एंड ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस पर एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो मैं चाहूँगी विद्यार्थियों आप लोग सब इसको बहुत ढंग से समझिए, इस पर एक नोट्स बनाइए, मुझे भेजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, मुझे पर्सनल व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मैं उसको चेक कर लूँगी। इसके अलावा मैं एक्सरसाइज आपको दे रही हूँ, वो असाइनमेंट्स करते रहिए। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम इसके बारे में और पढ़ेंगे कि किस तरह से जनसंख्या के सिद्धांत में माल्थस ने कुछ सुझाव भी दिए हैं, और फिर हम देखेंगे कि इसके सिद्धांत की क्या आलोचनाएँ हैं। थैंक यू सो मच।